चलिए, शुक्रवार की सुबह, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और टचवुड सब चंगासी। कल बैक टू बैक फिफ्थ स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था जब भारतीय बाजार में मजबूती के साथ, उछाल के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया और 31 ट्रेडिंग सेशंस बाद 24,700 के ऊपर का क्लोज देखने को मिला। इससे पहले 21 अक्टूबर को हम 24,700 के ऊपर बंद हो पाए थे। तो 31 ट्रेडिंग सेशंस बाद, खैर कल का सेशन आपकी स्क्रीन्स पर आएगा। बड़े लंबे अरसे बाद एक्सपायरी वाला सेशन एक्सपायरी वाली टाइप फीलिंग दे रहा था। आपने रियलाइज किया होगा, भरपूर वोलेटिलिटी, रोलर कोस्टर राइड थी। फर्स्ट हाफ में मामला गड़बड़ाता चला गया। एक समय निफ्टी 172 पॉइंट दबाव में 24,300 के स्तरों पर ट्रेड कर रहा था और वही 12 बजे के आसपास अचानक बढ़िया रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट होता हुआ नजर आया। 24,300 वाला निफ्टी 24,850 तक जाता हुआ नजर आया, यानी कि 390 अंक मजबूत था एक समय। कहां वो 172 अंक नीचे और कहां 390 अंक मजबूत, और फाइनली सेटल भी 24,700 के ऊपर बढ़िया हुआ। एक्सपायरी का सेशन बहुत ब्यूटीफुली प्ले आउट होता हुआ नजर आया। एक चीज ध्यान रखिएगा, 12 बजे पे नजर रखा करिए भैया। परसों 12 बजे ही ऐसा हुआ था कि एक बास्केट सेलिंग हुई थी, किसी ने डंप कर दिया था निफ्टी, और कल 12 बजे के आसपास ही सॉलिड दिन के लो से रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट हुआ। वैसे आज के बाजार को दो हिस्सों में बांट दीजिएगा। पहला हिस्सा, हम हॉर्माज जो ग्लोबल संकेत देने वाले हैं उस पर रिएक्ट कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे और उस पर इनिशियल रिएक्शंस होने हैं, लेकिन सारा कोर्स बदल सकता है 10 बजे के बाद, क्योंकि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक है 3 दिनों की, आज सुबह सुबह खत्म हो जाएगी। 10 बजे गवर्नर साहब क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट करेंगे और बहुत होप्स राइड कर रही हैं इस बाजार की, इसीलिए शायद हमें एक्सट्रीम वोलेटिलिटी के लिए तैयारी भी करनी पड़ेगी। वैसे निफ्टी बैंक ने कल फिर बढ़िया चाल दी। वो कहते हैं ना, हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशंस बनाता हुआ, और अब ये निफ्टी बैंक अपने रिकॉर्ड हाई से, 52 हफ्तों के हाई से कह लीजिए, केवल 864 अंक दूर, यानी कि यहां से 1.5%, 1.6% टू बी प्रिसाइज चले तो निफ्टी बैंक नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छूता हुआ नजर आएगा। यह है बाजार के समीकरण। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हल्की हरी निशान के साथ, हल्की मजबूती के साथ 40 पॉइंट ऊपर भारतीय बाजार आज सेशन की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। हॉर्माज से जानेंगे ग्लोबल मूड और वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज हमको स्ट्रेटेजाइज करना है। और आगे हॉर्माज कह रहे थे मैं सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज भी बताऊंगा आप लोगों को। अच्छा, लाइए क्विकली मूड दिखाइए एशिया का, किस तरह का मूड दिख रहा है। तो राइटर साहब ने, वैसे प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में मेंशन कर रखा है, थोड़ा सा एशिया सबड्यूड था। कल यूएस में भी आधे % तक का दबाव था, मतलब 1/4 से आधे % का दबाव था, और आज सुबह की फ्यूचर्स पस्ती कामकाज कर रहे हैं। तो तब आपकी पहली प्लेट स्क्रीन पर रख देता हूं। अगर आप डाउ देख रहे हो, आप S&P देख रहे हो, आप नैस्डैक देख रहे हो, हर जगह थोड़ा थोड़ा दबाव हमें डाइजेस्ट करना है। तो उस लिहाज से तो हम फिर भी बेहतर स्टैक्ड अप है। गिफ्ट निफ्टी कल के बढ़िया मूव्स के बाद दिखा रहा है कि हम हरे में ही शुरुआत करेंगे। हॉर्माज, गुड मॉर्निंग। कैसा मूड, कैसे क्यूज? गुड मॉर्निंग आशीष। और थोड़ा सा ठहराव कल आया वॉल स्ट्रीट के सेशन में, और आना भी चाहिए क्योंकि 5 दिन से लगातार रैली चल रही थी, एटलीस्ट S&P 500 और नैस्डैक में तो चली रही थी। तो थोड़ा सा कॉशियस टोन इख्तियार किया बाजार ने कल, क्योंकि एक बहुत बड़ा डेटा पॉइंट आज शाम को आना है जो कि नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा है। तो उस लिहाज से थोड़ी सी, मगर कोई ऐसी चिंता की बात नहीं थी, कोई ऐसे बहुत बड़ी गिरावट देखने नहीं मिली बाजार में। उतार चढ़ाव भरा सेशन रहा। डाउ जो है वो 250 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए, S&P 500 और नैस्डैक हल्की गिरावट के साथ बंद हुए। तो वो एक सबड्यूड सेशन था, एक बहुत बड़े डेटा पॉइंट के आगे आने के लिए। और कल के सेशन में 2 और बड़े डेटा पॉइंट्स आने थे। जो इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के जो आंकड़े थे वो अनुमान से थोड़े से खराब आए। 2,15,000 के जो अनुमान थे उसके मुकाबले 2,24,000 के जो आंकड़े आए हैं इनिशियल जॉबलेस क्लेम से, जो कि 1 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर है। और ट्रेड डेफिसिट जो आई यूएस की, वो भी
लगभग $74 बिलियन के आसपास आई। $75 बिलियन के अनुमान थे। आयात और निर्यात यूएस में दोनों में गिरावट देखने मिली कल। तो वो एक है। और एनालिस्ट जो कह रहे हैं कि ये रिकवर हो सकता है, जो आयात है, इंपोर्ट्स है, वो रिकवर हो सकते हैं, क्योंकि ट्रंप के आने के बाद अगर वो टैरिफ लगा देंगे और जनवरी में जो है वर्कर्स की एक हड़ताल होने की भी आशंका है, तो उस लिहाज से फ्रंट लोडिंग हो सकती है इंपोर्ट्स की। तो ये आंकड़ा जो है इस महीने रिकवर हो सकता है। मगर कल का जो दूसरा सबसे बड़ा ट्रिगर था वो ओपेक की बैठक से क्या निकल कर आता है, वो एक बाजार को जानने लायक बात थी, क्योंकि 3 महीनों से अब जो है, जो उत्पादन में जो बढ़ोतरी करनी थी वो फिर से 3 महीने के लिए टाल दी गई है। ये समझ लीजिए बाजार ने इसे लगभग प्राइस इन कर लिया था, क्योंकि तेल की कीमतों में कोई ज़्यादा बड़ा उछाल देखने नहीं मिला इस खबर के बाद। तो अब जो लगभग 2 लाख बैरल्स प्रतिदिन जो जनवरी से बढ़ने वाले थे, वो अब अप्रैल से बढ़ेंगे। और जो संयुक्त अरब अमीरात है, यूएई, जो 3 लाख बैरल पर डे से उनको एग्जेम्पशन मिला था कि अगर हम आउटपुट ना भी बढ़ाए तो आप बढ़ा लीजिएगा, उन्होंने भी कहा है कि हम भी हमारा आउटपुट नहीं बढ़ाएंगे, वो भी अप्रैल से ही करेंगे। तो वो एक बात है। मगर आईईए का कहना यह है कि अगर ओपेक पूरे साल 2025 में 1 बैरल भी ज़्यादा उत्पादन ना भी करे, तो भी जो तेल की बाजार है वो सरप्लस में ही रहेगी अगले साल। लिहाजा तेल की कीमतों में कोई बड़ी उछाल देखने नहीं मिलेगी। और जो प्रोडक्शन कट्स उन्होंने कर रखे हैं 2022 से, जिसकी पूरी रिकवरी सितंबर 2025 में होनी थी, वो अब सितंबर 2026 में होगी, क्योंकि ये जो प्लान्स उन्होंने टाल दिए हैं और प्रोडक्शन भी धीरे धीरे बढ़ाएंगे अगर बढ़े तो वो इस वजह से तेल की कीमतों में ज़्यादा उछाल देखने नहीं मिला। और वैसे भी चीन में मांग नहीं है, सप्लाई बढ़ती जा रही है, यूएस में, ब्राज़ील में, कनाडा में। और ट्रम्प साहब तो कह ही रहे हैं ड्रिल बेबी ड्रिल, तो अब वो जब आएंगे तो वो उत्पादन भी बढ़ेगा। तो उस वजह से, और लीबिया जो है एक बड़ा ओपेक का देश है, जहाँ से जो उत्पादन निकल रहा है वो 11 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर था। तो उस वजह से भी तेल की कीमतों में कोई बड़ा रिएक्शन नहीं है। आज का बड़ा ट्रिगर नॉन फार्म पेरोल्स है, कोई दो राय नहीं उसमें। एस्टिमेट्स, अनुमान जो है वो थोड़े से ब्रॉड है, 1,80,000 से 2,40,000 के बीच के अनुमान है। और पिछले महीने जो 12,000 का आंकड़ा आया था वो हरिकेन वगैरह के बाद से, तो वो एक चीज़ देखने वाली होगी कि इस बार क्या आंकड़ा निकल कर आता है। रिसर्च 22V रिसर्च ने एक सर्वे करा है, जिसमें कहा है 32% लोगों ने कहा है कि जो आंकड़ा निकल कर आएगा वो रिस्क ऑफ होगा, रिस्क ऑन होने के बजाय। और अभी भी फेड की जो पॉलिसी की जो संभावना है 25 बेसिस पॉइंट्स के रेट कट की, वो अभी भी 70% है। एशिया में थोड़ा सा सुस्त कारोबार है। वॉल स्ट्रीट को देखते ही अभी एक खबर आई है ब्लूमबर्ग पर कि मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स दोनों पीबीओसी, जो चाइना का सेंट्रल बैंक है, वो ये अनुमान लगा रहे हैं कि पीबीओसी 40 बेसिस पॉइंट्स तक अपने पॉलिसी रेट्स काट सकता है 2025 में, जो कि 10 साल का सबसे बड़ा कट होगा, ये उनका कहना है। तो चीन पर नजर रखनी होगी। मगर आज हैंडओवर थोड़ा सा कॉशियस है, कोई चिंता की बात नहीं है, मगर नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा इंपॉर्टेंट है। हैंडओवर थोड़ा सा कॉशियस है, इसीलिए एशिया भी थोड़ा सा ठंडा कामकाज कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी भी लार्जली कह लीजिए एक फ्लैट ओपनिंग के ही इंडिकेशंस दे रहा है। लेकिन स्थिति बदल सकती है 10 बजे के बाद, क्योंकि 10 बजे आएगी क्रेडिट पॉलिसी। क्या होगा पॉलिसी में, एक बड़ा सवाल। कुछ ग्राफिक्स में तो दिखाइएगा। आवाज की एमपीसी जो बैठी थी भाई, वो तो कह रहे हैं कोई रेट कट नहीं होगा, बट एक सीआरआर कट होगा, और वो यूनानिमसली 25 बेसिस पॉइंट्स की वकालत कर रहे हैं, 25 बेसिस पॉइंट्स का कट। दिक्कत यह है कि सिस्टम में लिक्विडिटी का मामला तो टाइट है भाई। आरबीआई ने तमाम एक्शंस उठाए थे रुपए को स्टेबलाइज करने के लिए, और रुपए को स्टेबलाइज करने के लिए करना क्या था, खूब डॉलर बेचे गए, तो सिस्टम से लिक्विडिटी वैसे ही सकआउट हो गई, रुपया सकआउट हो गया। और ऊपर से सामने खड़े हैं एडवांस टैक्स के पेमेंट्स और क्वार्टर एंड कह लीजिए या ईयर एंड कह लीजिए क्रेडिट डिमांड, तो और टाइटन होगी सिचुएशन यहां से। इसीलिए सब सीआरआर कट की वकालत कर रहे हैं। सीआरआर क्या है, जो बैंक्स अपने टोटल डिपॉजिट्स का आरबीआई के पास रखता है लिक्विड कैश के तौर पे। इस समय खड़ा है 4.5% पे, कट हुआ तो सीधे सीधे बैंक्स के पास ज्यादा नकदी होगी बांटने के लिए, लिक्विडिटी सिस्टम में बढ़ जाएगी। एक बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन कहता है 25 बेसिस पॉइंट्स का कट आता है तो 55-60 हजार करोड़ रुपए के आसपास सिस्टम में आएंगे, और अगर 50 बेसिस पॉइंट्स का कट डिलीवर कर दिया तो 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास सिस्टम में आते हुए नजर आएंगे। पर यह ध्यान रखिएगा, अब धीरे धीरे जैसे जैसे पॉलिसी पास आ रही थी, एक तबका बोलने लगा है शायद एक
रेपो रेट में कट भी पॉसिबल है। लार्जली तो सब मान रहे हैं सिर्फ सीआरआर रेपो नहीं छेड़ेंगे क्योंकि इन्फ्लेशन सरदर्द बना हुआ है, पर कुछ आपने रिपोर्ट्स आती हुई पढ़ी होंगी कि शायद रेपो में भी कट 6.5% पे खड़ा हुआ है। हो सकता है भाई, एक रीजन ये है कि बहुत ही ज्यादा कमजोर जीडीपी के नंबर्स आए थे और कहने के लिए दास बाबू की लास्ट पॉलिसी है, क्या पता तोहफा दे जाएं, पर ये बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स वाला है कि इन्फ्लेशन को देखते हुए ये थोड़ी सी पॉसिबिलिटी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। जहां तक सीआरआर कट की बात है, बढ़िया है, पॉजिटिव है, बैंक्स के लिए नकदी हाथ में आएगी बांटने के लिए। रेपो रेट कट क्या होगा, थोड़ा सा निगेटिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने जैसे ही काटा अपने लोन्स भी एडजस्ट हो जाएंगे, पर वो डिपॉजिट तो एडजस्ट नहीं होंगे, तो नियर टर्म एनआईएम्स पे प्रेशर आता है। तो जरा सुनिएगा, देखिएगा, उस लिहाज से रिएक्ट करिएगा। मैंने दोनों कंडीशंस आपके सामने रख दी हैं जो लाइकलीहुड्स हैं। वीरो गुड मॉर्निंग। लाइए भाई निफ्टी स्क्रीन पे कल की बढ़िया वॉलेटाइल वाली दिन और एक्सपायरी दिखाइएगा। पर बात हुई थी बेस के आसपास, बेस 1 के आसपास गिरावट में खरीदारी करने के मौके ढूंढें। जब तक 24,277 के ऊपर निफ्टी है तब तक सेफ है। डिप्स में खरीदारी करी होती तो बढ़िया रिवॉर्ड मिलता। ऊपर की तरफ बात हुई थी 24,559 606 का जोन, और फिर 24,735 तक जाने का दमखम रखता है। सब मिला, बढ़िया खरीदारी के मौके मिले, बढ़िया रिवॉर्ड मिला। सही रहा एक्सपायरी का सेशन। वीरू गुड मॉर्निंग आपको। हफ्ते के आखिरी दिन का अप्रोच। हाँ, गुड मॉर्निंग आशीष। एक तो आज का भी एक इवेंट है, और आशीष कल का जो डे था ना, कल का दिन थोड़ा बदला था, और वो कुछ 2-3 सीख दे के गया। पहली बात कि अब एफआईज जो हैं, जैसे हम मंडे को बात कर रहे थे कि जैसे ही उनके 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट कम हुए से मोमेंटम प्रोवाइड करेंगे। उनका ट्रेडिंग पैटर्न कैश लॉन्ग, मतलब कैश में बाइंग, इंडेक्स लॉन्ग, पुट शॉर्ट और स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट। तो एफआईज जब बाज़ार में इस तरीके से आते हैं तो ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं, जस्ट बिलीव इन मोमेंटम। और दूसरी बात यह है कि कल हमको एक और चीज़ भी सीख मिली कि अब क्योंकि निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी नहीं है ना आशीष, तो जो रिस्क प्रीमियम है वो निफ्टी के कॉल ऑप्शंस में कन्वर्ट हो गया है। कल निफ्टी की कॉल्स का प्रीमियम ऑन एक्सपायरी डे सैद्धांतिक प्रीमियम से काफ़ी ज़्यादा था, बट स्टिल वो एक चीज़ फैक्टर इन कर रहा था कि बाजार में एक शार्प मूव आएगा, और आया। बट इन प्रिंसिपल याद रखिएगा, अब थोड़े प्रीमियम्स जो हैं ऑन एक्सपायरी डे निफ्टी के ज़्यादा रहेंगे। अब आते हैं आज की रणनीति पर। देखिए कल हमें वो मैंने 277 क्यों कहा था, हमें बिलीव करना है अपने बेस पर। परसों हम कोलैप्स हुए इंट्राडे में, क्या छुआ 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और पुट राइटर्स के जोन से ऊपर निकल गए। कल आपने एक चीज़ देखी होगी आशीष, हमने जब बात की थी कि पुट राइटर एट द मनी पे नहीं है, पुट राइटर कहीं जाके नीचे खड़ा है, उसने अपने आप को वॉलेटिलिटी के लिए प्रिपेयर कर रखा है। तो बिकी हुई थी 24,300 की पुट, जबकि हम क्लोज हुए थे 24,450 पे। तो एक मैसेज है, बिलीव इन बेस, प्रिपेयर फॉर एक्स्ट्रा प्रीमियम। अब आपको थोड़े प्रीमियम ज़्यादा देने पड़ेंगे। और तीसरी चीज़ है, बिलीव इन मोमेंटम। आज की रणनीति देखिए, एफआईएस के स्टैट्स आपके स्क्रीन पे हैं ही, और करीब 8,639 करोड़ रुपए की बाइंग, 2300 करोड़ रुपए की डीआईएस की सेलिंग। 2,400 करोड़ रुपए का एफआईएस ने बाय किया, करीब 27,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 9,200 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 6825 करोड़ रुपए की बाइंग, 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए। सिंपली एचडीएफसी और साथ ही साथ आईटी में आशीष बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्ग क्रिएट हुए हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्ग क्रिएट हुए हैं। और एफआईएस के जो नेट शॉर्ट हैं अब वो रिड्यूस होके अब मात्र 45,397 कॉन्ट्रैक्ट हैं। यानी इस सीरीज़ के शुरुआत में या फिर इस हफ्ते की शुरुआत में जो करीब 1,09,000 थे, नाउ इट्स ओनली 45,000। अप्रोच फॉर द डे क्या रहेगी? देखिए आज इवेंट है, प्री पॉलिसी पोस्ट पॉलिसी, दो तरीके से हम आपको अप्रोच करना होगा। इमीडिएट हर्डल क्या है, जरा प्लीज कॉल राइटर्स लेके आइए। जब आप नया जो कॉन्ट्रैक्ट कमेंस हुआ है उसमें स्टैट्स क्या कहते हैं, डेटा साहब सीधे पिरामिड्स रखिएगा, वो ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन देते हैं। 30,000 पे, 24,900 पे, 24,800 पे बड़े कॉल राइटर्स हैं, और पुट राइटर्स कहीं पे प्लेस्ड हैं आज के इस सेशन के लिए। और इसकी वोलेटिलिटी को प्रिपेयर करने के लिए, इसकी वोलेटिलिटी के लिए प्रिपेयर रहने के लिए पुट राइटर जाके नीचे खड़ा हो गया है 24,500, जो कि कल सेकंड हाफ के कोलैप्स का इंट्राडे में जो आया था उसका स्विंग लो भी था। और कॉल राइटर्स प्लेस्ड हैं 24,900 पे और साथ ही साथ 25,000 पे। अप्रोच क्या रहेगी? देखिए मैंने बेस को थोड़ा सा आज दूर प्लेस किया है। क्यों? कल के आखिरी के 1 घंटे के स्विंग को देखते हुए और ये भी देखते हुए कि आज एक इवेंट है, प्री इवेंट वोलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहेगी।
Any trajectory closer to 24,461, 543, any dip towards base one, I mean 600, 543, 610, 620, एक बेटर बाय होगा. अगर प्री पॉलिसी और पोस्ट पॉलिसी एक कोलैप्स आता है तो बेटर बाय होगा. नो शॉर्टिंग थॉट्स टिल वी वायलेट बेस टू. वो क्या है? वो लास्ट 2 दिन की ट्रेडिंग इंप्रेशन से लिया गया है एंड दे आर 2 एवरेजेस 150. ऑन द हायर साइड हमें ट्रेड को चेक कहाँ करना है, क्या परेशान करेगा, और वो है कल का स्विंग हाई. आशीष 841,782, अगर ये ट्रेजेक्ट्री स्पॉट में कट गई तो ये बाजार एक वर्टिकल स्विंग टुवर्ड्स 25,912, 968 और 25,000 दे सकता है. मैं फिर कह रहा हूँ 25,010 के ऊपर की लाइफ और प्राइस जो है वो एक ट्रांजिशन प्रोसेस होगी. उस पर मैं कमेंट तब करूंगा जब हम 25,010 के ऊपर सेटल होने लगेंगे इंट्राडे बेसिस पे. नाउ निफ्टी बैंक कल थोड़ा एक शेड कम था, मतलब निफ्टी से, क्योंकि निफ्टी आईटी का 1000 पॉइंट का मूव जो था वो निफ्टी के स्ट्रॉन्ग स्विंग को स्पॉन्सर कर रहा था. 53,600 पे क्लोज आया. अब आइए जरा स्टैट्स को देखिए कि ये पॉलिसी डे के लिए ट्रेडर्स ने कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया है. पुट राइटर ज़्यादा फर्म तरीके से 53,000 पे बैठा है. 53,500 पे भी है ज़्यादा, लेकिन फर्म तरीके से 53,500 पे बैठा है. और आप एक चीज़ याद रखिएगा, वहाँ पे कॉल राइटर भी है और मेजर कॉल कंसंट्रेशन है 54,000 पे. क्या कहते हैं स्टैट्स के मुताबिक? बेस लेके आइए जरा प्लीज. बेस वन एज पर दी स्टैट्स, देखिए एज पर दी स्टैट्स जब तक बेस 2 वालेट नहीं हो रहा है, और वो क्या है लेके आइएगा स्क्रीन पे. बेस टू निफ्टी बैंक का है करीब 53,051 और 52,810. जब तक ये वायलेट नहीं हो रहा है, शॉर्टिंग के थॉट्स नहीं होंगे. एक इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी को रीगेन करने की तैयारी कर रहा है. बेस वन डिप के लिए अप्रोप्रिएट है, वेदर प्री पॉलिसी पोस्ट पॉलिसी, और अपने ट्रेड को हम चेक करेंगे RS1 के आसपास. अगर ये ट्रैजेक्टरी कट रही है RS1 की, तो निफ्टी बैंक अटेम्प्ट करेगा 54,054 की ट्रैजेक्टरी को. 54,054 अगर इसके ऊपर सेटल हो गया आशीष, तो निफ्टी बैंक will touch its all-time high. आशीष, over to you. बहुत बढ़िया. ये है निफ्टी बैंक का आज का फ्राइडे का अप्रोच. अब आइए आज के स्टॉक्स न्यूज़ पे. भाई मुझे कहा गया पहले तो वो ऑयल रिलेटेड सारे स्टॉक्स रडार पे, क्योंकि ओपेक ने वो प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला टाल दिया है 3 महीने के लिए. पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ऑयल में है नहीं. मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि 72.67 पे कल प्रिसाइसली 3:30 बजे छोड़ा. 72.7 पकड़ लीजिए. 70 इस समय दिखाइएगा ब्रेंट का भाव 72 के ऊपर ही है. 50 सेंट्स के आसपास इस डेवलपमेंट गिरा. वो इसीलिए क्योंकि लार्जली फैक्टर्ड इन था. कच्चा तेल दिखाइए इस समय सुबह का ब्रेंट है ये 72 के आसपास. अब हम हो गए, हाँ थोड़ा ठंडा और पड़ा है. 70 मतलब 80 सेंट्स कूल ऑफ हुआ है. तो ऐसे में रखिए थोड़ा बहुत रडार पे सारी क्रूड डेरिवेटिव्स वाली कंपनीज. अपस्ट्रीम वालों को नुकसान होगा तो बाकियों के लिए अच्छी खबर है. डाउनस्ट्रीम के लिए सेंटिमेंट पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए, और जो क्रूड के डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल कच्चे माल की लागत के तौर पे करते हैं, पेंट्स हो गई, केमिकल स्टॉक्स हो गए, ये सब रडार पे आएंगे. कैनरा बैंक को रडार पे रखिएगा. दरअसल इनके रेगुलेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल मिला है अपनी शेयर होल्डिंग बेचने के लिए, डाइवेस्ट करने के लिए, स्टेक सेल के लिए. किसमें? इनके एएमसी धंधे में, कैनरा रेबेको एएमसी, और इनके लाइफ इंश्योरेंस कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में 13% और 14.5% बेच सकते हैं आईपीओ के जरिए. अब अप्रूवल मिला है, आईपीओ का प्रोसेस इनिशिएट होगा, है अभी लंबी कौड़ी, लेकिन खबर अच्छी है. तीसरा रडार पर रखिए भाई स्पंदना स्फूर्ति को. स्पंदना स्फूर्ति पे केयर इकरा का, रेटिंग एजेंसी इकरा की रिपोर्ट आई है, जिन्होंने इसके रेट आउटलुक को रिवाइज कर दिया है स्टेबल से निगेटिव. वो कह रहे हैं कुछ दिक्कतें सामने आ रही हैं, डिटोरिएशन है स्पंदना स्फूर्ति के फाइनेंशियल एसेट्स की क्वालिटी में और प्रॉफिटेबिलिटी में H1 में, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं. अब आप कहेंगे तो सबको पता था, पर रेटिंग एजेंसीज जब तक दिखता नहीं है तब तक वो जंप नहीं कर सकते. हम और आप तो एजम्पशन पे प्ले कर लेते हैं. तो ये लार्जली शायद डाइजेस्टेड है क्योंकि स्टॉक बहुत पिटा है इन सब कंसर्न्स के बीच में. लेकिन हाँ, आज सेंटिमेंट नेगेटिव तो कहना ही चाहिए. इकरा का डाउनग्रेड भी आता हुआ इसके ऊपर. अगला GRSE गार्डन रीच शिप बिल्डर्स.
इसको एक जहाज के लिए ऑर्डर मिला है, पर ये ध्यान रखिएगा डाइजेस्टेड खबर है। आपको याद होगा बीच में एक्सपोर्ट के लिए 4 जहाज बनाने का ऑर्डर मिला था। अब एक एक करके वो साइन हो रहे हैं। बस अपन उस खबर पर रिएक्ट कर चुके थे, लेकिन ये जो मल्टीपर्पस वेसल्स 4 बनानी थी, उनमें से एक का कॉन्ट्रैक्ट कल साइन हो गया, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। 2 और होंगे, ऐसे खबर आती रहेंगी, पर इन्होंने अपफ्रंट बताया था इनको 4 कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, तो हम मोटा मोटी इस खबर पर रिएक्ट कर चुके हैं। ओला इलेक्ट्रिक वापस फोकस में, क्योंकि वो जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी वाला इशू था वो अभी पीछे नहीं है। कल अपडेट आया बाजार बंद होने के बाद कि सीसीपीए ने एडिशनल दस्तावेज मांगे हैं, डिटेल्स मांगी हैं, जानकारी मांगी है, और 15 दिनों में इस कंपनी को उस निर्देश पे अमल करना है, यानी कि अपने रिस्पॉन्सेज भेजने हैं। ये सब स्टॉक्स हैं जो आज रडार पे रहेंगे। डिटेल्ड स्टॉक्सी न्यूज़ लेकर आऊँगा जब हम लोग 8:30 बजे जुड़ेंगे स्टॉक्सी न्यूज़ के लिए। इस बीच एक काम करता हूँ, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक के उस पास जब लौटेंगे तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजी। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अब आज का इवेंट्स कैलेंडर, फ्राइडे है। एमपीसी ने जो भी विचार विमर्श किया होगा उसका निचोड़ मिलेगा 10 बजे क्रेडिट पॉलिसी अनाउंसमेंट के तौर पे। 10 बजे वो आएगा और दोपहर 12 बजे फिर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास साहब और उनकी टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, अपफ्रंट बता दिया मैंने। उसके अलावा जीडीपी डाउनवर्ड रिवाइज शायद करना पड़े, तो क्या ग्रोथ फोरकास्ट आरबीआई लेकर आता है वो भी इंपॉर्टेंट होगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण आज से प्री बजट कंसल्टेशंस की तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ शुरुआत कर रही हैं। आगाज होगा आज एमिनेंट इकोनॉमिस्ट के साथ मुलाकात, उनके इनपुट्स आने वाले बजट पे। तो बजट एक्सरसाइज की शुरुआत हो रही है। मैंने ऐसी देखा था, रिएक्ट करना है हमें। ओपेक की बैठक पे बात हो गई इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स की, महायुति 2.0 की, तो एक क्लैरिटी आ गई। सीएम और दोनों डिप्टी सीएम्स, पहले अपडेट एक डिप्टी सीएम का नहीं था, तो एकनाथ शिंदे साहब ने बतौर डिप्टी सीएम शपथ ले ली है। और जहाँ तक देवेंद्र फडणवीस साहब की बात है, मुझे लगता है बाजार को पसंद ही आने चाहिए लॉजिकली, क्योंकि वो कहते हैं ना सीईओ स्टाइल सीएम है, वो काम करने का तरीका एकदम सीईओ स्टाइल है, तो इसीलिए बाजार को पसंद आता है वो स्टाइल। आज पहला फ्राइडे है नए महीने का, तो आज आएगी यूएस में डिटेल्ड जॉब्स रिपोर्ट, नवंबर की जॉब्स रिपोर्ट। हमारे शाम को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के आंकड़े आएंगे। लगातार रिजर्व्स रिड्यूस हो रहे हैं क्योंकि हमें काफ़ी पैसा झोंकना पड़ रहा है रुपए को संभालने के लिए, तो ठीक है, आज भी उन नंबर्स पे फिर और खास तौर पे नजर रहेगी। यूरोजोन का जीडीपी आएगा, कुछ फेडरल ऑफिशियल्स की स्पीच लाइंड अप है, मिचेल बोमन, गूल्सबी, डेली, सब आज स्पीचेस हैं। किसी ने बढ़िया झलक दी तो अपन मंडे को डिस्कस कर रहे होंगे। स्ट्राइड्स फार्मा साइंसेस की एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है स्पिन ऑफ की। ये दरअसल अपनी एसोसिएट कंपनी वन सोर्स स्पेशलिटी फार्मा को अलग से लिस्ट कराने की तैयारी कर रहे हैं, तो वह एडजस्टमेंट्स आज प्ले आउट होंगे। आज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दूसरा टेस्ट मुकाबला शुरू होगा 9:30 बजे सुबह। अपन लीड कर रहे हैं 1-0 से टेस्ट सीरीज को। आज है महापरिनिर्वाण दिवस, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की डेथ एनिवर्सरी। लोकल हॉलिडे है मुंबई में, पर उससे आप लोग की लाइफ में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चाहे वो बैंक्स हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, सब खुला हुआ है। और क्विकली आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज बता देता हूं। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब ने मदद करी है, तब और आपकी सेकंड प्लेट स्क्रीन पर आएगी। डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हुआ है, बॉन्ड यील्ड्स कूल ऑफ हुई हैं, कच्चा तेल कूल ऑफ हुआ है, इवन गोल्ड ठंडा पड़ा है। तो ऐसे में दांव का लगाना है। मनोज जी कह रहे हैं कि आप कच्चे तेल के दिसंबर वायदा में खरीदारी कर सकते हैं 55-75 के स्टॉप के साथ, और कॉपर के दिसंबर वायदा में भी एक बाय इनिशिएट हो सकता है, 812 का एसएल लगाइएगा।
छोड़े जा रहा हूं गिफ्ट निफ्टी के ठंडे लेकिन इन ग्रीन शुरुआत होने के फ्राइडे के संकेतों के साथ। आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सा